फिजिक्स का एक नया लेक्चर आज हम लेके आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं कि अगर इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो अगर कोई रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी है, मतलब रेजिस्टेंस है, अगर उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीन सब्सटेंस के लिए देखेंगे। मान लो जो सब्सटेंस है, हमारे सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस हम तीन सब्सटेंस के लिए देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम मेटल वाले के लिए, मेटल का कंडक्टर। ठीक है, मेटल। फिर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर। फिर उसके बाद हम थर्ड में देखेंगे अलॉय के लिए। थर्ड में हम किसके लिए देखेंगे? अलॉय के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेटल की। मेटल पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? ठीक है, तो मेटल का इफेक्ट देखो। तो मेटल में एक चीज तो पता है कि अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू क्या होता है? ml ओवर n ई स्क्वायर a टाउ, यही तो होता है। ठीक है, तो यहां देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो दो केसेस होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, मतलब n जो है n इंक्रीज कर जाएगा। और यहां पर जो टाउ है, टाउ डिक्रीज कर जाएगा। अब कैसे डिक्रीज करेगा? देखो, किसी भी मेटल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, एकदम भरमार मात्रा होती है। और जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, जो टाउ है, टाउ का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब देखो कोलिजन बहुत तेज होगा। ठीक है, कोलिजन बहुत जल्दी होगा, जल्दी कोलिजन होगा। तो जो टाउ है, जो इंटरवल था इसके बीच का, वो इंटरवल क्या हो गया? कम, टाउ डिक्रीज कर गया। ठीक है, मतलब ओवरऑल क्या हुआ? यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ाने, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, R है, R इसके हिसाब से R जो होना चाहिए वो इंक्रीज करना चाहिए या फिर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, क्या करनी चाहिए? सॉरी, डिक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, क्या करनी चाहिए? डिक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, इनकी वजह से जो रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए? डिक्रीज करनी चाहिए। बट अगर हम टाउ की कंडीशन देख रहे हैं, टाउ की वजह से अगर सोचो टाउ बहुत कम है, टाउ क्या है? टाउ खुद ही डिक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखो इस फॉर्मूले से टाउ क्या है? डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। मतलब यहां इसकी वजह से, टाउ की वजह से रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा, और या फिर रेजिस्टिविटी वो भी इंक्रीज करेगी। तो ये जो दोनों फैक्टर हैं, ये फैक्टर आपस में लड़ रहे हैं, समझ रहे हो? ये दोनों जो फैक्टर है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वाले और टाउ वाले, ये लड़ रहे हैं। मतलब सोचो, अगर मान लो कोई कंडक्टर ही है, मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर मान लो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एक तो भरमार मात्रा है, एकदम बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर सोचो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ बढ़ गए तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना? एक तो ऐसे ही बहुत ज्यादा है, अगर कुछ बढ़ गए तो कोई फर्क पड़ा क्या? लेकिन ये जो टाउ वाला फैक्टर है, इससे तो फर्क पड़ा ना। ठीक है, जो रिलैक्सेशन टाइम है इनका, रिलैक्सेशन टाइम है, वो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। और तो जैसे मान लो, अब मान के चलो कि अगर करोड़ों की संख्या में आदमी है तो एक दो आदमी बढ़ जाने से क्या फर्क पड़ता है ना? तो वही बता रहे हैं। तो यहां पर क्या है, अगर जो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए या फिर कुछ घट गए तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये वाला जो फैक्टर है, टाउ डोमिनेट कर जाता है। ये वाला जो फैक्टर है, एन वाला जो फैक्टर है, टाउ वाला जो फैक्टर है, टाउ वाला जो फैक्टर है, ये डोमिनेट कर जाता है किसको? डोमिनेट कर जाता है एन वाले फैक्टर को, एन वाले फैक्टर को। तो जब डोमिनेट कर गया तो मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब टाउ है, जो टाउ वाली कंडीशन है, ठीक है, सीधी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाउ के। ठीक है, यही वाला जो फैक्टर है यही एप्लीकेबल होगा कि टाउ डिक्रीज करेगा, टाउ डिक्रीज करेगा। ठीक है, टाउ डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ जाएगा। कंडक्टर के केस में हीट करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और सेम रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक, रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर हम इसका ग्राफ देखें, ठीक है, ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा दिखेगा?
मान लो इस पे यहां पर हम एक्स एक्सिस पे क्या रख देते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, और क्या में रखते हैं, केल्विन में, टेम्परेचर क्या में रखते हैं, केल्विन में, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसका हम ग्राफ, ठीक, ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है, ऐसा करिए, ठीक है, नीचे से ड्रॉप हो गया ऐसे, हाँ ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। ये टेम्परेचर का यहां नीचे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर हो गया, यहां रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, यहां पर रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कुछ भी रख सकते हैं, मिटा दें, देख लो। चलो अगला डिस्कशन करते हैं कि अगर सेमीकंडक्टर के केस में हो तब क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं सेमीकंडक्टर के केस में क्या होने वाला है। तो अगर हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर तो सेमीकंडक्टर की कहानी क्या है कि अगर मान लो सेमीकंडक्टर है तो यहां जब सेमीकंडक्टर में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो यहां के दो फैक्टर निकल के आएंगे। पहली बात तो एक तो निकल के आएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों होते हैं ना सेमीकंडक्टर में, आगे बढ़ेंगे, और यहां पर एक आएगा टाउ का फैक्टर, टाउ वाला जो फैक्टर है। देखो इनमें से ये डिपेंड करता है ना कि कौन सा फैक्टर सिग्निफिकेंट है, कौन सा फैक्टर सिग्निफिकेंट है, तो अब की डोमिनेट कौन करेगा, ये एन वाला टाउ वाले को डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर वैसे ही मिनिमम सबसे कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो है कम, ठीक है, और रिलैक्सेशन वाला टाइम, तो इसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जहां से है ये अपने पास क्या है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा हो गए, तो रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी ना, रेजिस्टेंस यहां से इंक्रीज कर जाएगा या फिर रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज कर जाएगी। टाउ वाले जो फैक्टर, टाउ का फैक्टर क्या कहता है, टाउ के हिसाब से टाउ जो होगा वो डिक्रीज होगा, है ना, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, या फिर रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, मतलब दो दो फैक्टर फिर से आपस में लड़ रहे हैं, टाउ और एन वाला, ठीक है। तो यहां आपकी बार क्या करेगा, एन डोमिनेट कर जाएगा, किसको, एन वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाएगा टाउ वाले फैक्टर को, टाउ के फैक्टर को क्या कर जाएगा, डोमिनेट। अब टाउ के फैक्टर को एन वाला फैक्टर डोमिनेट कर गया, मतलब ओवरऑल क्या होगा इस केस में कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस है वो, सॉरी यहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज करेगी, यहाँ की रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज करेगी, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, टाउ वाले फैक्टर में टाउ रिलैक्सेशन टाइम है जो बहुत लीस्ट हो गया, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम बहुत लीस्ट हो गया, तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। देखो फॉर्मूला तो पहले से पता है कि R इज इक्वल टू क्या होगा, ml ओवर n e स्क्वायर a टाउ। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर टाउ की वैल्यू कम है, ठीक है, और अगर R सीधा डिपेंडेंट है टाउ पे, और मतलब इस वाले केस में क्या है, R डिपेंड कर रहा है टाउ पे, सॉरी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस पे, टाउ पे। इस वाले केस में क्या है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 ओवर n के। अब आप खुद ही सोचिए कि यहाँ n इंक्रीज किया है, टाउ डिक्रीज किया है, तो ये दोनों फैक्टर जो है आपस में लड़ नहीं रहे हैं क्या, ठीक है, ठीक है, इसे समझ के चलते हैं। तो इस वाले में ये वाला डिक्रीज कर, मतलब ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है टाउ वाले को, अब डोमिनेट कर गया तो ओवरऑल सेमीकंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज कर जाती है। अगर हम इसका ग्राफ देखें, ठीक है, ग्राफ देखें किसका, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस का, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ मिलता है हमें ऐसे, ग्राफ कुछ कैसा दिखेगा, ऐसे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नोट कर लो, देख लो, ठीक है। तो अगला केस हम देख रहे हैं अलॉय के केस में, ठीक है, कि अलॉय के साथ क्या होने वाला है। देखो अगर मैं यही समझा दूं, ठीक है,
चलो इधर वाला मिटा देते हैं थोड़ा सा, चलो चलो अच्छा मिटा ही देते हैं। देखो ध्यान, तो अगर हम केस लें अलॉय का, ठीक है, तो एक अलॉय बनता किसे है, एक अलॉय बनता किसे है, एक अलॉय को बनाने के लिए देखो मेटल में क्या करते हैं हम, कुछ इंप्योरिटी मिला के, ठीक है, हम अलॉय बनाते हैं ना। चलो तो अगर हम अलॉय के केस में देखें, ठीक है, या फिर सेमीकंडक्टर मिला के भी काम हो जाता है, तो अलॉय के केस में देखें, ठीक है, तो अलॉय के केस में क्या होने वाला है कि अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें, तो लगभग रेजिस्टेंस जो होगा ना, रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है, दोनों अनअफेक्टेड रहते हैं, ठीक है, दोनों अनअफेक्टेड रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग अनअफेक्टेड रहते हैं, थोड़ा बड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन लगभग अनअफेक्टेड रहते हैं। अब अनअफेक्टेड रहने का मतलब क्या है अलॉय के केस में, ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि अनअफेक्टेड रहेंगे। तो जैसे मान लो अलॉय होते क्या है, जैसे मान लो नाइक्रोम का वायर है, नाइक्रोम वायर। अब नाइक्रोम वायर कहां लगा होता है, हीटर में कौन सा वायर होता है, नाइक्रोम वायर, ठीक है। या फिर जैसे मान लो मैग्नम, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब जो वायर होते हैं ये सब क्या होंगे, अलॉय, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ देखें, ठीक है, तो अगर ग्राफ वाला प्रोसेस देखें कि ग्राफ क्या होगा, तो इसका ग्राफ जो होता है टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी का, तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर, यहाँ पर रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस कोई भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई। अगर इसका हम ग्राफ देखें तो ये यहां से कुछ ऐसा होता है, ठीक है, एकदम सीधा नहीं जाता, थोड़ा सा इधर होता है, ठीक है। चलो ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है, चलो नोट हो गया, बिठा दें। चलो अगला हम डिस्कशन देख रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। टेम्परेचर का जो कोफिशिएंट है अल्फा के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, हेडिंग लगेगी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, है ना, दोनों में से किसी एक। तो मान लो कि दो कंडीशन हमारे पास, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कहीं पर, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट में बिफोर की कंडीशन लेते हैं एक बार, और एक बार लेते हैं हम आफ्टर डीटी टेम्परेचर, डीटी टेम्परेचर की बात की कहानी, मतलब बात बढ़ाने की बात की कहानी लेते हैं। अगर हम देखो, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर देखें, रूम टेम्परेचर पर, अगर मान लो रूम टेम्परेचर पर RT, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, तो अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कि रूम टेम्परेचर है हमारा, पहला इनिशियल जो टेम्परेचर था वो कितना था, T, ठीक है, टेम्परेचर को हमने DT बढ़ाया तो ये टेम्परेचर कितना हो गया, T प्लस DT, ठीक है, टेम्परेचर इतना इंक्रीज किया। T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना था, R0, मतलब वही इनिशियल वाला R0, और आफ्टर सम टाइम ये कितना हो गया, R0 प्लस का DR, ठीक है। स्पेशल मेटल का केस ले रहे हैं, ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। अभी चलो हम जर्नलाइज निकाल रहे हैं क्या होगा, ठीक है। R0 ये क्या हो गया, R0 प्लस DR, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर देखो, मतलब पहला T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना था, R0, और T प्लस DT टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है, R0 प्लस DR। तो इन्होंने कुछ चीजें देखी, और वो क्या है कि जो DR है वो डिपेंड कर रहा था टेम्परेचर पर, DT पर, और जो DR है ये डिपेंड कर रहा था, एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था, दूसरी चीज ये डिपेंडेंट था किस पे, तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है DR, ठीक है। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देख लो,
मतलब पहले की सिचुएशन क्या है कि बिफोर, मतलब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लो तो मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जैसे मान लो कि कोई हमारा एक वायर है, तो हम उस वायर से मेजर कर रहे हैं कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उसी के लिए हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पहले टेम्परेचर कितना था T, फिर जो T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना था R0, फिर जो टेम्परेचर हुआ हमारा वो कितना हो गया T प्लस dt, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया R0 प्लस dr, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब जो dr है वो डिपेंड कर रहा है dt पे, और जो dr है वो डिपेंड कर रहा है R0 पे, इस पर डिपेंड कर रहा है R0 पे, ठीक है। तो अब दोनों को एक साथ मिला देते हैं, तो एक साथ मिलाएंगे तो dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R0, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा सीधा R0 dt, कोई प्रॉब्लम, कितना हो गया R0 dt। अब क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो dr इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, अल्फा R0 dt हुआ, अल्फा R0 dt, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, ये इतना समझ में आया, किसी कोई डाउट? अब हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट क्या कर रहे हैं, dr को इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे हैं, इनिशियल, अगर हम इनिशियल जो है रेजिस्टेंस इनिशियल मान के चल रहे हैं, तो वो इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, मान लो हमारा है R0, फाइनल कितना है RF, ठीक है, फाइनल कितना है RF, इनिशियल हमारा कितना है R0 और फाइनल कितना है RF, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा R0 dt, ठीक है। और इनिशियल जो टेम्परेचर हमारा है, इनिशियल टेम्परेचर मान के चलो, हमारा इनिशियल टेम्परेचर मान लो T इनिशियल T फाइनल, ठीक है, टेम्परेचर हमारा क्या है T इनिशियल T फाइनल, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ओवरऑल जितने भी केसेस लेके चलते हैं वहां पर हम अल्फा, ठीक है, 99 या फिर 95% केसेस में हम अल्फा और R0 को हम क्या सपोज करते हैं, कांस्टेंट है ये दोनों, अल्फा और R0 को हम कांस्टेंट सपोज करते हैं, तो बचता कौन है, केवल dt, ठीक है। तो ये जो R की कंडीशन हुई, ठीक है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, dr का कितना हो गया R, और ये कितना हुआ R0, और ये क्या हो गया R फाइनल इज इक्वल टू, ठीक है। अब अल्फा अगर R0 हमारे कांस्टेंट है, तो ये कहां आ जाएंगे, इंटीग्रेशन से बाहर, तो ये आ गए बाहर, अल्फा R0 इंटीग्रेशन, क्या बचा T इनिशियल T फाइनल, ठीक है, और ये क्या हुआ गया dt, अब dt का क्या हो जाएगा T, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं R फाइनल माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0, और ये dt का क्या हो गया T, ठीक है, और ये क्या हो गया T इनिशियल T फाइनल, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया R फाइनल माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा टाइम R0, और ये जो T फाइनल, ये वैल्यूज पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा T फाइनल माइनस T इनिशियल हुआ, ठीक है, T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो तो अब हम क्या करते हैं, इस R0 को उधर कर देते हैं, तो RF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R0 प्लस अल्फा टाइम R0 T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है। यहां से क्या करते हैं, R0 कॉमन ले लेते हैं, तो R फाइनल इज इक्वल टू R0 लिया कॉमन, कितना हो गया 1 प्लस अल्फा टाइम T फाइनल, ठीक है, माइनस T इनिशियल, ये हुआ। R का जो फॉर्मूला बना, R फाइनल इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T फाइनल माइनस T इनिशियल, देखो जरा ध्यान से, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T, तो RF इज इक्वल टू जो फाइनल फॉर्मूला हमारा बना, RF इज इक्वल टू, ठीक है, जो फाइनल रेजिस्टेंस आया हमारा, ठीक है, वो कितना आया R0, कितना आया R0 1 प्लस अल्फा टाइम, और ये कितना हो गया डेल्टा T, ठीक है, कितना हो गया RF इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टाइम डेल्टा T। अगर यहां से हम क्या किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, अल्फा की, ठीक है, तो अल्फा की अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा RF, ठीक है, इसको देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहां से क्या दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। चलो अगर देखो यहां से निकालते हैं इस वाले इक्वेशन से, तो कितना हो जाएगा RF माइनस R0, यही तो होने वाला है, ठीक है, और ओवर R0 डेल्टा T, कितना हो जाएगा R0 डेल्टा T,
ठीक है, यहाँ से अल्फा की अगर वैल्यू पुटअप निकालें तो ये कितना हो जाएगा, आर नॉट यहाँ जाएगा और साथ में ये क्या चला जाएगा, डेल्टा टी यहाँ गया तो अल्फा की वैल्यू निकल आई। ठीक है, ये अल्फा की हमारी फाइनल वैल्यू रही। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आर नॉट से उधर वाले फंक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर एफ ओवर आर नॉट, और ये आर नॉट डिवाइड होके कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अल्फा का ये फॉर्मूला मिला हमें फाइनल। ठीक है, अल्फा का फाइनल हमारा फॉर्मूला जो मिला वो ये मिला। देखो अगर इसे हम रेजिस्टिविटी के टर्म में लिखना चाहें तब भी हम लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी के टर्म में कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि R इज इक्वल टू कितना होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जैसे ही मतलब जब हमने टेम्परेचर दिया है तो ना लेंथ में कोई फर्क पड़ा है ना ही एरिया में, जो वायर है उसके ना लेंथ में फर्क पड़ा ना एरिया में। तो अब क्या करते हैं, जहां R है उसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ का रेजिस्टेंस मतलब पहली बार का जो रेजिस्टिविटी होगी उसको हम क्या लेके चलते हैं, रो इनिशियल, है ना, क्या लेके चलते हैं, रो इनिशियल। तो अब इसकी जगह पर अगर हम वैल्यूज पुटअप करें, आर एफ की जगह पर कितना हो जाएगा, रो फाइनल। ठीक है, और ये हो जाएगा रो फाइनल, या फिर रो ही ले लीजिए तो रो फाइनल एल बाई ए। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इनिशियल, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ आर की जगह पर पुटअप कर रहे हैं ना, एल बाई ए, और ये कितना हो गया 1 प्लस अल्फा टाइम डेल्टा टी। ठीक है, तो एल बाई ए से ये सब खत्म, एल से एल गया, ए से ए गया, तो जो रो का फॉर्मूला बनेगा, रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल कितना 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, जो रो का फॉर्मूला बनेगा, रो एफ इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टाइम डेल्टा टी। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लो, देख लो, नोट हो गया, चलो मिटा दें, देख लो। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलो, तो अल्फा अब हम देख रहे हैं कि अल्फा किन किन चीजों के लिए क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखो अल्फा की जो वैल्यू होगी, ठीक है, अल्फा उधर देखो वो लिखा हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा टी करके। तो अगर अल्फा की वैल्यू अगर हम देखें मेटल्स के लिए, इसके लिए देखें मेटल के लिए, तो जो अल्फा होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में खुद ही आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो फाइनल वाला रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा ना, फाइनल वाला बढ़ जाएगा, तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इस केस में क्या है कि जो आर एफ है वो ग्रेटर देन किससे है, मतलब ये ग्रेटर है आर एफ इससे, आर नॉट से। ठीक है, अगर हम देखें सेमीकंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में, तो सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव। जाहिर सी बात है आपकी, क्योंकि आर एफ जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, किससे, आर नॉट से डिक्रीज कर जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अगर हम बात करें अलॉय की, तो जो अल्फा होगा लगभग 0 होगा, अल्फा होगा लगभग 0। ठीक है, चाहे आप नाइक्रोम ले का वायर लें, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम, ठीक है, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, ये सब क्या है, अलॉय है। ठीक है, ये सब अलॉय हैं, मतलब इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। चलो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में, नोट हो गया, मिटा दें। चलो, तो अगर हम देखते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि ओमी परिपथ, अनोमी परिपथ। ठीक है, तो ओम्स वाले जो सर्किट होते हैं, बट वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां रेजिस्टेंस सीधा कांस्टेंट होता है। अगर हम देखिए नॉन ओम सर्किट में, तो नॉन ओम सर्किट में हमारा डिस्कशन आज का डायनामिक रेजिस्टेंस, इसका नाम क्या है, गत्यात्मक प्रतिरोध, गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है, तो गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है, अब देखो इस प्रतिरोध में क्या है, डायनामिक रेजिस्टेंस। तो अगर हम नॉन ओम सर्किट लें, तो इनका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब रेजिस्टेंस एक जैसा तो होगा नहीं, मान लो रेजिस्टेंस कुछ ऐसा है, कैसा भी है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस मान लो कुछ ऐसा है, तो मतलब रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है नहीं।
ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल। सोचो कि अगर यहां पर हम दिखा रहे हैं करंट आई को और यहां पर हम दिखा रहे हैं डेल्टा वी को, पोटेंशियल। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर डेल्टा वी अगर हम बढ़ा दें, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, तो जो करंट है ना, जो करंट है, करंट आई में जो चेंज हो जाए वो कितना हो जाए, डेल्टा आई का। तो इस रेजिस्टेंस को हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर सोचो यहां से अगर ये हम ड्रॉ कर लें, ठीक है, टेंजेंट कहानी देख ले, तो यहाँ पर कुछ थीटा वीटा बना लेंगे और कितना हो जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं थीटा, तो ये कितना हो गया, मान लो डेल्टा आई। इंस्टेंटेनियस कहानी देख रहे हैं और यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा वी। तो अगर यहाँ से हम रेजिस्टेंस देखें, आर इज इक्वल टू क्या आएगा, टैन थीटा, ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या आएगा, टैन थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, सॉरी हाँ, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा V बाई डेल्टा आई, ठीक है, R इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा आई। ऐसा रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम देख लीजिए, ठीक, आई होप नहीं होनी चाहिए। तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।